ट्रैवल की टिकट लेनी हो, क्रेडिट कार्ड के सहारे सब कुछ संभव है। लेकिन क्या क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपके इस शॉपिंग में भंग डाल देती है? ऐसे में क्या क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना सही होगा? और साथ ही हम आपको बताएंगे आज क्रेडिट कार्ड के बेहतर इस्तेमाल को कैसे किया जाए ताकि फाइनेंस की गाड़ी भी ना पलटे और सपने भी आपके पूरे होते रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज हमारी खास हाइलाइट्स क्या हैं। क्या क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकते हैं? सारी शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से करना क्या सही है? क्रेडिट कार्ड का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें? आज आपको बताएगा योर मनी। फिक्स डिपॉजिट पर कैसे मिलता है लोन? जानिए फिक्स डिपॉजिट पर ले सकते हैं कौन सा लोन। और अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हो या फेसबुक पर लाइव, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक के कमेंट बॉक्स में डालिए अपने सवाल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। सर, स्वागत है आपका। और आज हमारा फोकस है क्रेडिट कार्ड पर, जिसको हम इजी मनी कहते हैं, या बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, उस लिहाज से भी इस्तेमाल करते हैं। इमरजेंसी फंड की तरह क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी लिमिट का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी जानकारी नहीं होती है। अमूमन लोगों को लिमिट के बारे में पता ही नहीं होता है। कोई अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कम इस्तेमाल करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज हम बारीकी से इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिसाइड कैसे होती है? देखिए, जब आप कोई क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन करते हैं तो आपको अपनी इनकम का प्रूफ देना पड़ता है। तो मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, या आप बिजनेस प्रोफेशन है तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न देने पड़ते हैं। अब इसमें जो आपकी इनकम है उस हिसाब से बैंक आपके लिए क्रेडिट कार्ड पे एक क्रेडिट लिमिट तय करती है। यानी कि ये डिसाइड करती है कि आपकी इनकम को देखे हुए आप कितना अमाउंट इस पे खर्च कर सकते हैं और रीपे कर सकते हैं। बैंक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट लिमिट न दे, क्योंकि अगर आप ऐसे स्पेंड करके फिर वो रीपे ना करे तो उनके लिए एक लॉस होगा। लेकिन तो आपकी आय देखकर लिमिट तय की जाती है। जी, आपकी आय देखकर एक लिमिट तय की जाती है और ये लिमिट परमानेंट नहीं होती। यानी कि वो चेंज भी होती है, ऊपर भी जाती है। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा, तो ये कैसे चेंज होती है? आपकी आय में बढ़ोतरी होती है, उसके हिसाब से आपकी लिमिट भी बदली जाती है, बढ़ाई जाती है? इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि कोई ऑटोमेटिक चेंज नहीं होती अनलेस आपने बैंक को ऑथोराइज किया हुआ है कि आप रेगुलर टाइम पीरियड, यानी कि इधर हर 6 महीने या हर 1 साल पे आप इसको अपने तरीके से ऑटोमेटिकली इंक्रीज करें। अगर एलिजिबल आप हो तो। और वो कैसे बैंक करेगा? अगर आपने इस प्रकार का ऑटोमेटिक परमिशन दिया हुआ है तो बैंक आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री रिकॉर्ड देखने के बाद ये तय करेगा कि क्या आपको एक हायर लिमिट इसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। तो केवल बैंक को ऑथराइज करने से काम नहीं चलेगा। बैंक जो है आपका फाइनेंशियल बिहेवियर, कार्ड का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, कितने क्रेडिट हंग्री आप हैं, वो सब चीजें ध्यान में रखकर, बातों को ध्यान में रखकर ही आपकी लिमिट बढ़ाएगा। जी, बैंक आपके पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री देखेगा और फिर उसके बाद वो तय करेगा कि क्या इसमें कोई एडिशनल लिमिट आपके लिए सही है या नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अगर उसी बैंक के पास आपका कोई बैंक अकाउंट हो तो वो बैंक अकाउंट को भी उसका बिहेवियर देख के ये तय कर सकती है। तो मान लीजिए अगर आप उस बैंक के एक स्पेशल हाई वैल्यू कस्टमर है तो उससे बैंक अपने आपके अकाउंट का ट्रांजैक्शंस को देखने के बाद ये तय करता है कि क्या आपको ये इंक्रीज लिमिट मिलनी चाहिए या नहीं। ऑलराइट, लेकिन अब अगला सवाल ये है कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को अगर हम देखें तो इसमें क्रेडिट लिमिट होती है और कैश लिमिट होती है, जिसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता है। और कई बार हमने देखा है कि लोग कैश भी विड्रॉ करते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो ये आपको नहीं करना है। लेकिन ये आपको क्यों नहीं करना है, समझते हैं अर्नव पंड्या जी से। क्रेडिट लिमिट और कैश लिमिट, इनमें क्या फर्क होता है? देखिए, जो क्रेडिट लिमिट है वो आपकी ओवरऑल लिमिट है, यानी कि ये टोटल स्पेंड आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और आपकी लिमिट है 1,25,000 रुपया। तो ये इसका मतलब ये है कि 1,25,000 रुपये तक आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि
इस लिमिट तक आप एक्सपेंस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा एक्सपेंस अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो बैंक रिफ्यूज़ कर देगा। अब कैश लिमिट वो फिगर है जो ये ओवरऑल क्रेडिट लिमिट का एक हिस्सा है, यानी कि ये एक छोटी रकम है जो ओवरऑल इस एग्जाम्पल में 1,25,000 का मान लीजिए कि उन्होंने कैश लिमिट आपको 25,000 दे दी है, तो ये 25,000 वो रकम है जो आप एटीएम में जाके कैश के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फैसिलिटी है, आपको कभी भी इस कैश लिमिट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अनलाइक जब आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको महीने के एंड में एक बिल आता है। अगर आपने बिल पूरा टाइम पे नहीं भरा तो ही आपको इंटरेस्ट लगता है उस साइकिल से। लेकिन जब आप कैश विड्रॉ करते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए, तब पहले तो द मोमेंट आप ये कैश विड्रॉ करते हैं आपको एक फिक्स चार्ज लग जाता है। दूसरी बात ये कि अगर आपने ये कैश विड्रॉल किया तो उसी दिन से आपको इंटरेस्ट चालू हो जाता है। उसमें बिल और बिल न भरने के का कोई प्रावधान नहीं है। तो जिस दिन से आपने कैश विड्रॉ किया उस दिन से आपको इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। और आपको पता ही है कि जो क्रेडिट कार्ड है उस पे इंटरेस्ट रेट जब आप एनुअल फिगर्स में देखते हैं तो 36 से 48% तक जाता है। तो इस प्रकार का हाई इंटरेस्ट रेट चुकाना सिर्फ कैश विड्रॉल के लिए समझदारी की बात नहीं है। अब अगर मैं क्रेडिट लिमिट की बात करूं, कई बार हमने देखा है कि ये लिमिट पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है, इसको हम रिस्टोर कैसे करवा सकते हैं फिर? देखिए, जो क्रेडिट लिमिट है वो मान लीजिए आपने हमारे एग्जांपल में 1,25,000 जो है तो आपने 1,20,000 का स्पेंड कर दिया। अब महीने में यानी कि आपका बिल आने की पूरी समय होने में और 10 दिन बाकी है। आपको 20-25,000 और खर्च करने हैं। तो आप अगर इसको रिस्टोर करना है तो आप ये कर सकते हैं कि सीधी तरह से अगर आप जो अमाउंट आपके पास है, अगर आप मान लीजिए 25-30,000 का पेमेंट कर देते हैं तो जैसे ही पेमेंट क्रेडिट हो जाता है आपकी वो लिमिट वापस रिस्टोर हो जाती है। ये ध्यान में रखा जाए कि ये तो बिल आने से पहले भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल आने के बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रकम यूज़ करनी है तो आप बिल आने से पहले थोड़ी रकम भर दीजिए तो वो लिमिट फ्री हो जाएगी और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पूरी जो बाकी की रकम बाकी है वो आपके अगले बिल में आएगी। ऑलराइट, बहुत फेसबुक के दर्शक भी हमें देख रहे हैं और अपने सवाल भी हमसे पूछ रहे हैं। दर्शना मेहता का सवाल मैं लूंगी। अर्णव जी ये पूछ रही हैं कि क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या होते हैं और क्या जो सुविधाएं मिलती हैं, जो फैसिलिटीज मिलती हैं क्रेडिट कार्ड पे, जो सर्विसेज मिलती हैं वो बैंक टू बैंक क्या वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं सेवाएं बैंकों की? अगर आप पहले बेनिफिट्स की बात करें तो आपको कोई भी रकम स्पेंड किए बिना आपको एक क्रेडिट फ्री इंटरेस्ट पीरियड मिलता है। यानी कि इमीडिएटली आपको पेमेंट नहीं करना है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 25,000 का कोई एक्सपेंस है और आपने क्रेडिट कार्ड से कर लिया तो आपको 40, 45 या 50 डेज के बाद वो पेमेंट करना होता है। तो उस दिन तक आप वो लिमिट का यूज कर सकते हैं। इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट से ये फिगर नहीं जाएगी। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरी बात ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपका पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो एक साथ आ जाता है। तो आपको सिर्फ एक ही पेमेंट करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द मंथ, इंस्टेड ऑफ कि मान लीजिए आपने 25 ट्रांजैक्शन किए तो हर एक के लिए एक सेपरेट सा पेमेंट नहीं करना पड़ता। तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका इस्तेमाल काफ़ी सारी चीज़ों में कर सकते हैं और उसके लिए आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो वो पॉइंट्स आप रिडीम करके एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड है और आपके पास पैसा है और आप वो पैसे की लिमिट ब्रीच नहीं करते तो क्रेडिट कार्ड से आपको कई सारे एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं। अब दूसरा जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि आपको क्या क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप उस बैंक पे जाइए जिसके पास ये एडिशनल बेनिफिट्स हो, यानी कि हर बैंक की बेनिफिट अलग अलग होगी। यानी कि कई बैंक आपको 100 रुपीज पे 2 पॉइंट देंगे, कई बैंक आपको फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्पेंडिंग के लिए 100 रुपीज पे 4 पॉइंट देंगे। मैं अपने पैरामीटर्स क्या लूं क्रेडिट कार्ड लेने से पहले? मेरे खुद के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? आपके पैरामीटर्स यही होने चाहिए कि आप किस प्रकार का एक्सपेंस करते हैं और उस एक्सपेंस के लिए कौन सा बैंक आपको बेस्ट वैल्यू देता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी सेम एक्सपेंस करता है। कई लोग
मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का यूज सिर्फ बिल पेमेंट्स के लिए करते हैं, तो जो बैंक आपको बिल पेमेंट्स के लिए फैसिलिटीज एडिशनल देती है, एडिशनल पॉइंट्स देती है, उस पे आप चूज कर सकते हैं। कई लोग मात्र इसका यूज फ्यूल के लिए करते हैं, तो जो बैंक आपको फ्यूल पे जो रिफंड आता है या एडिशनल बेनिफिट आता है, जो हाईएस्ट देती है, वो आप चूज कर सकते हैं। कोई तो आपकी लाइफस्टाइल और आपके खर्चों के मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज कितने क्रेडिट कार्ड आपके पास होने चाहिए जिसको आप हेल्दी वे में मेंटेन कर सके? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हो तो आप उसे मेंटेन कर सकते हैं, इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके ज्यादा आपको पास अगर क्रेडिट कार्ड होते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी संभालने में। क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास 4-5 क्रेडिट कार्ड है, सभी की ड्यू डेट्स अलग अलग है, तो पेमेंट का एक प्रॉब्लम आ गया, कई बार भूल गए तो आपका पूरा जो एक्सपेंस है वो इंटरेस्ट में चला जाता है। दूसरी बात ये है कि बहुत क्रेडिट कार्ड रखने से आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सा क्रेडिट कार्ड कब यूज करें, और उसमें भूल हो जाती है। तो 2 रखिए, और 2 इसलिए क्योंकि आप डिफरेंट एक्सपेंस के लिए अलग क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है तो एक में जा सकते हैं, दूसरे बाहर खाने के यहाँ अलग जा सकते हैं, उस तरह से आप अपना विभाजन कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपको काफी सोच समझ के क्रेडिट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग या स्कोरिंग पर भी असर पड़ता है इसके इस्तेमाल से। तो चलिए, योर मनी में दर्शकों के सवाल अब लेते हैं, और फेसबुक के दर्शकों ने सवालों का सिलसिला जारी रखा है। और सुनील कादियान जी का सवाल मैं लूंगी, जो पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जब कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि इन्होंने शायद अली एक्सप्रेस शॉपिंग साइट पे कार्ड का इस्तेमाल किया है, बिना OTP ट्रांजैक्शन थ्रू हो गया। अब ऐसे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें अगर इस तरह की वेबसाइट्स पे ये शॉपिंग कर रहे हैं तो? नहीं, देखिए, डेबिट कार्ड में वही प्रॉब्लम होगा, और डेबिट कार्ड में अगर आपको कुछ लॉस हुआ तो सीधा आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा। फॉरेन कंट्रीज में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो कई जगह पर आपको सिर्फ एक ही बार अपने कार्ड डिटेल्स डालने से आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको सावधानी बरतनी है तो आप ध्यान से देखिए कि कौन सी वेबसाइट है, क्या उसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं, और सिर्फ जानी मानी वेबसाइट्स पे आप इस प्रकार का ट्रांजैक्शन कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने ही नहीं है इंटरनेशनली, तो फिर आप अपने बैंक से पूछिए क्या वो इस प्रकार का इंटरनेशनल एक्सपेंडिचर का फीचर डिसेबल करने की फैसिलिटी देता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खास करके इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे करते हो तो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक सुशील जैन भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्ते। पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, एक सुविधा IDBI बैंक की सुविधा स्कीम थी FD बनाने के लिए, 5 साल की स्कीम है। 4 साल के बाद वो अपन तुड़ा सकते क्या नहीं, या उसके अगेंस्ट में लोन मिल सकता है क्या नहीं? बैंक की तरफ से रिफ्यूज कर रहे। ठीक है, इनकम टैक्स सेविंग के हिसाब से स्कीम थी। ठीक है, ओके, मैं समझ गई। तो बेसिकली 5 साल का लॉक इन है, इन्होंने टैक्स सेविंग FD में डाल रखा है पैसा, और अब इन्हें लोन चाहिए, और ये 5 की बजाय 4 साल में ही उसको तोड़ना चाहते हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि सेक्शन 80C का बेनिफिट है इस FD के लिए, तो 5 साल का लॉक इन है, तो आप पहले तो तोड़ नहीं सकते, इसे आप उठा नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि बैंक किस प्रकार की लोन्स देती है। मेरे हिसाब से बैंक के पास फीचर है कि ये जो सुविधा फिक्स डिपॉजिट है उसके सामने होम लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन, इस प्रकार की लोन्स वो देते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। तो आपको सिर्फ लोन अगेंस्ट डिपॉजिट नहीं मिलेगा शायद, लेकिन आप क्योंकि डिपॉजिट आपने की हुई है, और अगर आपको इस प्रकार का होम लोन या एजुकेशन लोन की ज़रूरत है तो उसका ये डॉक्यूमेंट्स देके आप ले सकते हैं। तो ये एक आप फीचर देख सकते हैं, लेकिन शायद आपको एज अ लोन अगेंस्ट द फिक्स्ड डिपॉजिट ना मिले। शायद इनको अपने बैंक के पास वापस जाके वो तमाम रीजंस पता करने होंगे जिसकी वजह से बैंक ने मना किया है। जी, आपको पहले तो ये पता करना है कि क्या इनको इस प्रकार की जो लोन चाहिए वो मिलेगी ही नहीं, और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन चाहिए जो अलाउड है तो वो किस प्रकार से वो ले सकते हैं। ऑलराइट, सुशील जी, आपको समझ में आ गई सलाह? आप ऑनलाइन पर है मेरे साथ? हाँ मैडम, थैंक यू। एक और एक सवाल है। हाँ, पूछिए। लोन के मेरा टर्नओवर साल का 15 करोड़ के ऊपर है। हाँ। तो भी मेरे को लोन नहीं देती। हर बैंक बोलती मेरी कंपनी का नाम है श्री नौकार फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी,
एज पर आरबीआई रूल्स बोले फाइनेंस कंपनी को रिफाइनेंस नहीं कर सकते, पर मैं तो सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ। तो सब बैंक रिफ्यूज कर रही है, मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, सब जगह रिफ्यूज हो रही। ठीक है, आपका सवाल समझ गए हैं अर्नव जी। नहीं, तो इसमें क्या है कि जो बैंक्स तो आरबीआई का रूल्स फॉलो करते हैं कि किसी फाइनेंस कंपनी को इस प्रकार का लोन न दे, क्योंकि वो इसका यूज अलग पर्पस के लिए हो सकता है। अभी इनके कंपनी के नाम में ये टर्म है, तो इसीलिए बैंक रिफ्यूज कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो कंपनी का नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि वही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि वैसे भी तो फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज करते नहीं है, पर क्योंकि नाम है तो ये बैंक तो शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए शो का आखिरी सवाल लेंगे, और इस कड़ी में हमें ईमेल के जरिए मुकेश नरेन ने अपना सवाल भेजा है। रिटायर्ड हैं और 2 लाख रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं 5 साल तक लगातार, और 5 साल के बाद ये कितना जमा कर पाएंगे हमसे पूछ रहे हैं। फिलहाल जो भी निवेश करना चाहते हैं उसकी जरूरत नहीं है इन्हें, इसीलिए 5 साल की अवधि के लिए इसको निवेश करना है। देखिए, क्योंकि रिटायर्ड है यानी कि सीनियर सिटीजन है, हाँ। तो उनको रिस्क कम लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि उनको 5 साल के लिए ज़रूरत नहीं है, पैसे को वैसे ही रख सकते हैं, तो उनको इस प्रकार का बैलेंस्ड फंड लेना चाहिए जो जिसमें वो कंजर्वेटिव हो, यानी कि जिसमें इक्विटी का परसेंटेज बहुत कम हो। ठीक है। ये जो हम पहले, ये सभी वो फंड है जो पहले मंथली इनकम प्लान्स थे, लेकिन उसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन 20 to 25% था। तो इस प्रकार के फंड्स वो ले सकते हैं, और कैनरा रोबेको का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, आईसीआईसीआई प्रू का रेगुलर सेविंग्स फंड है, और रिलायंस का हाइब्रिड बॉन्ड फंड है। इनकी टैक्स ट्रीटमेंट फिर कैसी होगी? ये डेट फंड की तरह टैक्स ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि इसमें इक्विटी पोर्शन सिर्फ 20% है और 80% डेट होता है, तो डेट फंड की तरह ही होगी, और ये मैच करती है उनकी नीड से, क्योंकि डेट फंड में 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, और लॉन्ग टर्म के बाद आपको फिर लोअर रेट मिलता है। तो इनको लमसम निवेश कर देना चाहिए तीनों फंड्स में, या आपको लगता है कि एसटीपी के जरिए निवेश कर सकते हैं? नहीं, अगर वो कहते हैं कि उनके पास हर महीने इस प्रकार का रेगुलर फ्लो है, तो रेगुलरली इन्वेस्ट करे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, और फिर देखे कि किस प्रकार का एक्यूमुलेशन इसके बाद होता है, क्योंकि 5 इयर्स एक लंबा पीरियड रहेगा। ऑलराइट, तो आपको 3 हाइब्रिड फंड रेकमेंड किए जा रहे हैं, कैनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड, आईसीआईसीआई प्रू रेगुलर सेविंग और रिलायंस हाइब्रिड बॉन्ड। इन तीनों फंड्स में आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नव जी आज शो पे आने के लिए। योर मनी में अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाते रहें @kavita.th पे, ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।